नमस्ते नमस्ते। और सभी लोग जल्दी जल्दी लाइक हो जाओ, और सभी लोग जल्दी जल्दी लाइक हो जाओ। मेरी आवाज़ वगैरह की कोई दिक्कत नहीं। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय प्रशासन। आज का टॉपिक है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय प्रशासन। विकास वर्मानी, नीतीश वर्मानी। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें लोकल में भी दो पार्ट है, ये ध्यान रखना है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत भी दो पार्ट है। एक तो हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण स्थानीय प्रशासन, ग्रामीण स्थानीय प्रशासन, और दूसरा है शहरी स्थानीय प्रशासन। ग्रामीण स्थानीय प्रशासन और दूसरा शहरी स्थानीय प्रशासन। अब इसको थोड़ा सा पहले सिलेबस को समझ लीजिएगा, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैं ये क्लास जीएस में नहीं ले रहा हूँ, ये क्लास आप लोगों का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऑप्शनल की क्लास है, ना कि जीएस की क्लास है। स्थानीय प्रशासन एक राज्य सूची का विषय है, और राज्य सूची के विषय पर काम करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया, और राज्य सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिले में काम करता है। इसका मतलब है कि राज्य सरकार पंचायत और नगरीय निकायों के संदर्भ में डीएम के माध्यम से कार्य करता है। या ये बोले कि डीएम जिले में राज्य सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है। इन सारे मामलों को डीएम ही राज्य सरकार की ओर से देखता है, इतना ध्यान रखना है। तो ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को पंचायत कहा जाता है। ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को क्या बोला जाता है? पंचायत। तो शहरी स्थानीय प्रशासन को नगरीय निकाय कहा जाता है, नगरीय निकाय। और स्थानीय प्रशासन किस सूची का विषय है? तो सभी लोग जानते हैं कि स्थानीय प्रशासन एक राज्य सूची का विषय है। अगर विषय राज्य सूची का है तो उस पर काम करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा, और राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जिले में कौन काम करता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसका मतलब है कि पंचायत और नगरीय निकायों में जिलाधिकारी की भूमिका को देखा जा सकता है। पंचायत और नगरीय निकायों में जिलाधिकारी की भूमिका को देखा जा सकता है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन कल भी राज्य सूची का विषय था, और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बनने के बाद भी पंचायत और नगरीय निकाय यानी स्थानीय प्रशासन एक राज्य सूची का विषय है। तो अगर ये विषय राज्य सूची का है तो इस पर काम करने का अधिकार राज्य सरकार को ही होगा, और राज्य सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में डिस्ट्रिक्ट में डीएम ही काम करता है। राज्य की ओर से ये देखने का काम डीएम को ही दिया गया। इसका मतलब जिलाधिकारी की भूमिका पंचायती राज के संदर्भ में दिखाई देती है। यही आज का टॉपिक है कि जिलाधिकारी की भूमिका पंचायती राज के संदर्भ में। चूंकि हमारे यहाँ 2 अक्टूबर 1952 को आजादी के बाद सरकार का मुख्य उद्देश्य तो विकास था। विकास का मतलब समग्र विकास होता है। तो समग्र विकास जैसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके क्रियान्वयन की इकाई के रूप में ब्लॉक का गठन किया गया। उस सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई, और बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश किया कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को तब तक सफल नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उस डेवलपमेंट प्रोग्राम में समुदाय की प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं होगी।
इसका मतलब जब तक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में नाम ही समझ में आ रहा है कम्युनिटी, इसका तो ये डेवलपमेंट प्रोग्राम को तब तक सफल नहीं बना सकते जब तक उसमें कम्युनिटी की प्रत्यक्ष सहभागिता न हो, और समुदाय की प्रत्यक्ष सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के गठन की सिफारिश किया। इसने बलवंत राय मेहता से अब त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के गठन की सिफारिश किया, भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया, एनडीसी ने स्वीकार किया, भारत सरकार ने स्वीकार किया। तो अब इसको लागू किया गया है। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई। जब से पंचायती राज प्रणाली लागू किया गया तब से जिलाधिकारी को विकास अधिकारी के रूप में देखा जाएगा। तब से हम लोग ये बोलते हैं कि जिलाधिकारी के पास विकास कार्य ही रहा है, वो विकास अधिकारी के रूप में काम करना शुरू करना। इसका मतलब है कि पंचायत एक नवनिर्मित और युवा संस्थान है। अगर पंचायत एक नवनिर्मित एवं युवा संस्थान है तो पंचायतों को सुदृढ़ता एवं मजबूती प्रदान करने के लिए जिलाधिकारी की भूमिका का होना भी आवश्यक है, ध्यान रखना है। और दूसरा इसलिए कि पंचायत एक राजसूची का विषय है, राजसूची के विषय पर काम करने का अधिकार राज्य सरकार को है। राज्य सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में डिस्ट्रिक्ट में डीएम या जिलाधिकारी काम करता है। इसलिए जिलाधिकारी की भूमिका पंचायती राज के संदर्भ में दिखाई देगी। इसलिए मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि संघ और राज्य के बीच जो भूमिका राज्यपाल की है वही भूमिका राज्य और स्थानीय के बीच, राज्य और स्थानीय प्रशासन के बीच जिलाधिकारी की है। इसका मतलब जिलाधिकारी की राज्य और स्थानीय प्रशासन के बीच वैसी ही भूमिका है जैसी भूमिका संघ एवं राज्य के बीच राज्यपाल की। ये आप लोग पाएंगे। इसका मतलब है कि जिलाधिकारी की भूमिका का बढ़ना स्वाभाविक है। हालांकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में यह प्रावधान किया गया कि जिलाधिकारी को पंचायत के प्रत्यक्ष कार्य प्रक्रिया से बाहर रखना है। जिलाधिकारी यानी डीएम पंचायत के प्रत्यक्ष कार्य प्रक्रिया से बाहर होगा यदि पंचायतों के विकास के मार्ग में कोई बाधा आएगी। उसकी भूमिका मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक की होगी। इसका मतलब पंचायत के विकास प्रक्रिया से डीएम को बाहर रखा गया 73 में। लेकिन क्या आज भी डीएम पंचायत के प्रत्यक्ष कार्य प्रक्रिया के अंदर है? 73 में उसको बाहर रखने की बात किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी वो अंदर है, क्योंकि आज भी पंचायत एक राजसूची का विषय है। राजसूची के विषय पर काम करने का अधिकार राज्य सरकार का है। राज्य सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जिले में काम डीएम करता है। इसलिए डीएम की भूमिका आज भी पंचायती राज के संदर्भ में दिखाई देगी। इसलिए जिलाधिकारी की भूमिका पंचायती राज के संदर्भ में पढ़ना होगा। इसको हम लोग 2 पार्ट में अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन 2 पार्ट में करेंगे। एक 1959 से लेकर 1992 तक। ऐसा इसलिए कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई और 1992 से पहले तक, यानी 1992 तक, यानी 73वां संविधान संशोधन से पहले तक। और दूसरा जो चरण होगा भी 1993 से लेकर आज तक, इसको हम लोग सेकंड फेज का पंचायत बोले। सेकंड फेज का पंचायत बोला जाए। सेकंड फेज का पंचायत, ये सेकंड फेज का पंचायत हो सकता है। इसको हम लोग फर्स्ट फेज बोलते हैं। फर्स्ट फेज, इसका मतलब पंचायत को 2 फेज में हम लोग पढ़ सकते हैं। फर्स्ट फेज मतलब 2 अक्टूबर 1959 से लेकर 1992 तक, और सेकंड फेज का मतलब जब से संवैधानिक दर्जा दे दिया गया तब से लेकर आज तक।
और इन दोनों ही चरणों में जिलाधिकारी की भूमिका को देखना है। लेकिन 73वां में जिलाधिकारी के संदर्भ में स्पष्ट कह दिया गया कि जिलाधिकारी पंचायत के प्रत्यक्ष कार्य प्रक्रिया से बाहर होगा। अगर पंचायतों के विकास के मार्ग में कोई बाधा आती है, जिलाधिकारी की भूमिका मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक की होगी। लेकिन बाहर होने के बावजूद भी अंदर है। आज भी जिलाधिकारी की भूमिका पंचायती राज के संदर्भ में दिखाई। ये आज का टॉपिक 2 है, जिलाधिकारी की भूमिका पंचायती राज के संदर्भ में, और इसका अध्ययन 2 फेज में करना है। फर्स्ट फेज का पंचायत और सेकंड फेज का पंचायत। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेकंड फेज का पंचायत से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछ रहा है। कल तो पीसीएस में भी प्रश्न पूछता था, लेकिन चूंकि अब पीसीएस में नहीं है सिलेबस, अब सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए अब पीसीएस को हटा दें। तो सेकंड फेज का पंचायत यूपीएससी कई बार प्रश्न पूछा है, अभी हाल ही में किसी से पूछा, तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो चलिए हेडिंग डालिएगा, जिलाधिकारी की भूमिका पंचायती राज के संदर्भ। ये आप शुरू करते हैं। जिलाधिकारी की भूमिका पंचायती राज के संदर्भ। पंचायती राज के संदर्भ। पंचायती राज के संदर्भ। सभी लोगों को बातें समझ में आ रहा है? क्या वॉइस नहीं आ रहा? हेलो, वॉइस आ रहा है? हेलो, वॉइस आ रहा है? अच्छा ठीक है, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग डाल लीजिएगा, जिलाधिकारी की भूमिका पंचायती राज के संदर्भ। पंचायती राज के संदर्भ, जिलाधिकारी की भूमिका पंचायती राज के संदर्भ। ऐसा टॉपिक हम लोगों ने क्यों चुना, समझ में आ रहा ना? पंचायत एक राज्य सूची का विषय है, काम करने का अधिकार राज्य सरकार को है, लेकिन राज्य सरकार का जिले में रिप्रेजेंटेटिव है जिलाधिकारी। इसका मतलब जिले में जो पंचायत नगरीय निकाय है, उसका देख रेख का काम, उसके सारे काम करने का अधिकार राज्य सरकार की ओर से जिलाधिकारी को ही दिया गया है। इसलिए ये मुद्दा बन गया, इसलिए टॉपिक है। तो जिलाधिकारी की भूमिका पंचायती राज के संदर्भ। अब इसमें मैंने आपसे पहले कहा कि इसको हम लोग 2 चरणों में बांट कर चलेंगे। पहला चरण है ए, 1959 से लेकर 1992 का चरण। 1992 का चरण मतलब जब तक संवैधानिक दर्जा नहीं दे दिया गया तब तक की बात कर रहे हैं। तो पंचायत के विकास के प्रथम चरण की बात करें तो हमारे यहां 2 अक्टूबर 1959 से पहले कोई व्यवस्थित तरीके से पंचायत को काम करने की, पंचायत तो था ही नहीं। तो 2 अक्टूबर 1959 को जब पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई और राजस्थान के नागौर जिले से त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को लागू कर दिया गया, उसमें पंचायत एक नवनिर्मित और युवा संस्थान था। अगर कोई नवनिर्मित और युवा संस्थान हो तो उसको सुदृढ़ता और मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है। तो चूंकि पंचायत एक नवनिर्मित एवं युवा संस्थान था, इस कारण उसको सुदृढ़ता एवं मजबूती प्रदान करने के लिए जिलाधिकारी की भूमिका को देखा जा सकता है। जिलाधिकारी की भूमिका को देखा जा सकता है क्योंकि पंचायत एक नवनिर्मित और युवा संस्थान है। अगर संस्थान नवनिर्मित एवं युवा है तो फिर उसकी भूमिका को तो देखना पड़ेगा। क्योंकि नया नया संस्था है, युवा है, कहीं प्रॉब्लम ना आए, इसलिए उसको एक मार्गदर्शन की आवश्यकता तो है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, पंचायत के विकास के
ऐसा लिखोगे 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से, राजस्थान के नागौर जिले से त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई। पंचायत एक नवनिर्मित, पंचायत एक नवनिर्मित एवं युवा संस्थान होने के कारण, युवा संस्थान होने के कारण इससे सुदृढ़ता एवं मजबूती प्रदान करने के लिए, सुदृढ़ता एवं मजबूती प्रदान करने के लिए कलेक्टर को, कलेक्टर या जिलाधिकारी जो भी लिख रहे हैं, कलेक्टर या जिलाधिकारी, कलेक्टर को पंचायत के प्रत्यक्ष कार्य प्रक्रिया के अंदर रखा गया। कलेक्टर को पंचायत के प्रत्यक्ष कार्य प्रक्रिया के अंदर रखा गया। कार्य प्रक्रिया के अंदर रखा गया, जो कि पहला पॉइंट, पहला समझिएगा। कुछ राज्यों में जो जिलाधिकारी था, जो कलेक्टर था, जिलाधिकारी, कुछ राज्य ऐसे भी थे जहां जिला परिषद का अध्यक्ष था कलेक्टर। दिमाग लगाना है, जिला परिषद का अध्यक्ष कलेक्टर ही था। कुछ राज्यों में जिलाधिकारी को जिला परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया, जबकि बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट में क्या लिखा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को तब तक सफल नहीं बना सकते जब तक कि इस विकासी कार्यक्रम में समुदाय की प्रत्यक्ष सहभागिता न हो। और समुदाय की प्रत्यक्ष सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के गठन की सिफारिश किया था। और पंचायत की सबसे बड़ी संस्था जिला परिषद, तो जिला परिषद का अध्यक्ष अगर कलेक्टर को बना देंगे तो बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट जो दिखाई दे रहा है वो उनकी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के संदर्भ में जो उन्होंने टिप्पणी किया था और जो इन्होंने रिपोर्ट दिया कि जिला परिषद का अध्यक्ष कलेक्टर को बनाया जाए, दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी दिख रहा है। एक तरफ तो आप कहते हैं समुदाय की प्रत्यक्ष सहभागिता को सुनिश्चित करना है, दूसरा पंचायत की सबसे बड़ी संस्था जिला परिषद का अध्यक्ष कलेक्टर को बनाएंगे, तो दोनों बातों में विरोधाभास दिखाई देता है। इसलिए इसका काफी विरोध हुआ। जिलाधिकारी ही जिला परिषद का अध्यक्ष होगा, इसके कारण इस विचारधारा को त्याग दिया गया, इसको आगे चलकर त्याग दिया गया। लेकिन लिखना जरूर है। पहला क्या दिखाई दिया कि जिला परिषद का अध्यक्ष स्वतः कलेक्टर बना दिया, कलेक्टर होना चाहिए। कुछ राज्यों में जिला परिषद का अध्यक्ष कलेक्टर था, बाद में इसका विरोध हुआ, इस विचारधारा को त्याग दिया गया। ये बात अलग है, लेकिन था तो पहला पॉइंट लिखेगा, पहला पॉइंट लिखेगा। पंचायत के विकास के प्रथम चरण के अंतर्गत, पंचायत के विकास के प्रथम चरण के अंतर्गत, पंचायत के विकास के प्रथम चरण के अंतर्गत कुछ राज्यों में जिलाधिकारी को, कुछ राज्यों में जिलाधिकारी को, कुछ राज्यों में जिलाधिकारी को
जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। लेकिन इस विचारधारा की अत्यधिक आलोचना होने के कारण इसमें बदलाव किया गया। दूसरा पॉइंट, इस विचारधारा में बदलाव करने काफी विरोध हुआ था। दूसरा क्या था? कुछ ऐसे भी राज्य थे जिन राज्यों में जिलाधिकारी को जिला परिषद का सदस्य बनाया गया। जिलाधिकारी को जिला परिषद का सदस्य बना दिया गया। तो जिलाधिकारी को जिला परिषद के सदस्य के रूप में नामित तो कर दिया गया, लेकिन उसको वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया। कुछ ऐसे भी राज्य थे जहां जिलाधिकारी को जिला परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया, लेकिन उसको मत विभाजन का अधिकार नहीं था, उसको मत देने का अधिकार नहीं था। अब कुछ राज्यों में जिलाधिकारी को पूर्णतः बाहर रख दिया गया। कुछ ऐसे भी राज्य जहां जिलाधिकारी को पूर्णतः बाहर, लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य थे जहां जिलाधिकारी को जिला परिषद की सबसे बड़ी कमेटी है, जिसका नाम है स्टैंडिंग कमेटी, जो नीति निर्धारण करने वाली संस्था है। कुछ राज्यों में जिलाधिकारी को जिला परिषद के अंदर स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होगा जो कि नीति निर्धारण करने वाली सर्वोच्च संस्था का अध्यक्ष बना दिया गया। तो 4 तरीके की व्यवस्था थी। दूसरा पॉइंट लिखेगा, कुछ राज्यों में जिलाधिकारी को जिला परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया गया। जिला परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया गया, लेकिन बिना किसी मताधिकार। तीसरा, कुछ राज्यों में जिलाधिकारी को जिला परिषद से पूर्णतः बाहर रखा गया। जिला परिषद से पूर्णतः बाहर रखा गया। और एक और पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, कुछ राज्यों में जिलाधिकारी को जिला परिषद के स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया, जो कि एक नीति निर्धारक संस्था थी। बस ध्यान रखेंगे, ये पहला जो फेज है, फर्स्ट फेज, ये आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मुझे बताना जरूरी था, आप लोगों को जानना जरूरी था, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये केवल एक इंफॉर्मेशन के तौर पर जानना जरूरी था।
जब सेकंड फेज पढ़ रहे हैं तो मन में प्रश्न हो सकता है कि फर्स्ट फेज क्या था, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। अब परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सेकंड फेज का पंचायत है। तो 1993 से लेकर 1993 से लेकर आज तक इसे हम लोग द्वितीय चरण का पंचायत बोलते हैं, सेकंड फेज, द्वितीय चरण का पंचायत। सेकंड फेज, द्वितीय चरण का पंचायत। अब मेन चीज क्या है यहां कि द्वितीय चरण के पंचायत की बात करो, यहां 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान। पंचायती राज संस्था एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त संस्था, पंचायती राज संस्था एक संवैधानिक दर्जा। और सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक राज्य का अपना पंचायती राज अधिनियम है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 बना है। बिहार पंचायती राज अधिनियम भी जो लेटेस्ट हुआ है वो 2006 का है। तो प्रत्येक राज्य का अपना पंचायती राज कानून बना हुआ, पंचायती राज अधिनियम बना हुआ है। तो पंचायती राज अधिनियम तो बना है प्रत्येक राज्य में। तो अगर प्रत्येक राज्य के पंचायती राज अधिनियम को देखेंगे तो आपको भिन्न भिन्न दिखाई देगा। पंचायत एक राष्ट्र सूची का विषय है और राष्ट्र सूची के विषय पर काम करने का अधिकार राज्य सरकार को है। और पंचायती राज अधिनियम राज्य विधानमंडल विधि द्वारा बनता है। तो भिन्न भिन्न राज्यों में पंचायती राज अधिनियम में भिन्नता हो सकती है, भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे भाई बिहार पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके कहा गया कि महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होगा, तो वहां महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। तो अन्य राज्यों में तो 50% आरक्षण नहीं है ना, जिन राज्यों की इच्छा कर लिया। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर दिया गया कि जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे वो पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होंगे। तो क्या यह उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम में लिखा है या बिहार पंचायती राज अधिनियम में ऐसा कोई प्रोविजन लिखा है क्या? इसका मतलब है कि भिन्न भिन्न राज्यों के पंचायती राज कानूनों में भिन्नता होगी। लेकिन जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बना उसके माध्यम से पंचायती राज अधिनियम में एकरूपता है। पूरे हिंदुस्तान में पंचायती राज कानून में एकरूपता है 73rd के माध्यम, 73rd के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के पंचायतों में एकरूपता है। क्या एकरूपता है? पहली बात एकरूपता ये कि पंचायत के सामान्यतः 3 स्तर होंगे, ग्राम, ब्लॉक और जिला। संविधान में लिखा ग्राम, मध्य और जिला। लेकिन जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख तक या उससे कम होगी वहां मध्य स्तरीय पंचायत नहीं होगा। यानी पंचायत के 3 स्तर होंगे। और कंडीशन क्या है कि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख तक या उससे कम होगी वहां मध्य स्तरीय पंचायत नहीं होगा, वहां पंचायत के 2 स्तर होंगे। ये पूरे हिंदुस्तान में एकरूपता के पंचायत के 3 स्तर होंगे। हाँ, इसका नाम भिन्न भिन्न हो सकता है, इसके पदाधिकारी का नाम भिन्न भिन्न हो सकता है, बाकी स्ट्रक्चर में एकरूपता के 3 ही स्तर हैं। बिहार में भी पंचायत के 3 ही स्तर हैं, मध्य प्रदेश में भी पंचायत के 3 ही स्तर हैं, उत्तर प्रदेश में भी पंचायत के 3 ही स्तर हैं, राजस्थान में पंचायत के 3 ही स्तर हैं। संरचना में एकरूपता है। दूसरी बात, पंचायतों का नियमित चुनाव की व्यवस्था कर दी गई। आज जाकर देखिए 1993 के बाद पंचायतों में नियमित चुनाव हो रहा है। पंचायतों का चुनाव कराने के लिए प्रत्येक राज्य में स्टेट इलेक्शन कमीशन बना हुआ है। प्रत्येक राज्य में स्टेट इलेक्शन कमीशन। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण की व्यवस्था की। प्रत्येक राज्य में 1/3 सीटें हैं। अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए
प्रत्येक राज्य में स्टेट फाइनेंस कमीशन की व्यवस्था कर दी गई। इस संविधान में ही लिख दिया गया है कि राज्य वित्त आयोग होगा प्रत्येक राज्य। ये तो सभी जगह दिखाई देता है। नियमित चुनाव हुआ, रिजर्वेशन की व्यवस्था है, पंचायतों का चुनाव कराने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वित्तीय स्थिति सुविधा प्रदान करने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन है। कन्फर्म बात? ये सारी चीजें हम लोग कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में पंचायती राज कानूनों में एक रूपता है, इस सब जगह दिखाई देता है। लेकिन प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में पंचायत एक मौलिक इकाई है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में पंचायत एक मौलिक इकाई है, ठीक है ना। अगर संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं तो लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला को पंचायत कहा जाता है। लोकतंत्र की पहली पाठशाला पंचायत है। लोकतंत्र की पहली पाठशाला है पंचायत। अगर लोकतंत्र का मंदिर है संसद, तो लोकतंत्र की पहली पाठशाला पंचायत है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में पंचायतों को मौलिक इकाई के रूप में स्थापित किया गया। तो इस दिशा में जिलाधिकारी एक ब्यूरोक्रेट से, टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट से पंचायत की प्रत्यक्ष कार्य प्रक्रिया से बाहर रखना पड़ेगा। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में प्रावधान है कि पंचायत के प्रत्यक्ष कार्य प्रक्रिया से जिलाधिकारी को बाहर रखा गया। पंचायत के प्रत्यक्ष कार्य प्रक्रिया से, पंचायत के प्रत्यक्ष कार्य प्रक्रिया से जिलाधिकारी को बाहर रखा गया। जिलाधिकारी को बाहर रखा गया। पहली बात ये ध्यान रखना कि जिलाधिकारी को बाहर रखा गया। अब यहां समझना है, पंचायत के प्रत्यक्ष कार्य प्रक्रिया से जिलाधिकारी बाहर होगा। जिलाधिकारी को बाहर रखा गया, लेकिन ध्यान ये देना है कि जिलाधिकारी पंचायत के प्रत्यक्ष कार्य प्रक्रिया से बाहर होने के बावजूद भी अंदर है। ये बाहर हो करके भी अंदर है, ये ध्यान देने वाली है। बाहर हो करके भी ये अंदर है। क्यों? क्योंकि अंदर है। क्यों ऐसा? क्योंकि आज भी पंचायत एक राज्य सूची का विषय है। पंचायत एक राज्य सूची का विषय है। कल भी पंचायत राज सूची का विषय था, आज भी राज सूची का विषय है। इसीलिए समीक्षा कराएंगे। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद भी पंचायतों में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आया, कोई क्रांति नहीं आया। संवैधानिक दर्जा मिल गया। पूरे हिंदुस्तान के पंचायती राज कानूनों में एकरूपता है। महिलाओं को आरक्षण है, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। सकारात्मक कदम कर सकते हैं, लेकिन एक क्रांति नहीं कर सकते, क्योंकि 73rd के पहले भी पंचायत एक राज सूची का विषय था और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद भी पंचायत एक राज सूची का विषय है। तो अगर आज भी पंचायत राज सूची का विषय है, राज्य सूची के विषय पर काम करने का अधिकार तो आज भी राज्य सरकार को होगा। राज्य सूची के विषय पर काम करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा। और राज्य सरकार का रिप्रेजेंटेटिव जो है, प्रतिनिधि, वो आज भी राज्य सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में डीएम ही काम करेगा। कल भी डीएम रिप्रेजेंटेटिव था, आज भी डीएम रिप्रेजेंटेटिव।
कल भी पंचायत राज सूची का विषय था, आज भी राज सूची का विषय है। अगर राज सूची का विषय पंचायत आज भी है तो काम करने का अधिकार राज्य सरकार को ही होगा। राज्य सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में डीएम ही जिले में काम करेगा। तो अगर डीएम ही जिले में काम करेगा तो फिर ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी की भूमिका तो दिखाई देगी, जिलाधिकारी की भूमिका दिखाई देगी। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आया? ये समझ में आया? जल्दी बोलो, समझ में आ गया? कल भी जिलाधिकारी की भूमिका थी पंचायतों में, आज भी जिलाधिकारी की भूमिका को देखा जा सकता है। कोई क्रांति तो आया नहीं हमारे यहां, ठीक है, कोई क्रांति हमारे यहां नहीं आया। जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब ये बोलो कि जिलाधिकारी पंचायत के प्रत्यक्ष कार्य प्रक्रिया से बाहर होने के बावजूद भी जिलाधिकारी अंदर है। जिलाधिकारी आज भी पंचायत की प्रत्यक्ष कार्य प्रक्रिया के अंदर है, बाहर नहीं हो पाया। कल भी अंदर था, आज वो अंदर है। अब क्यों अंदर है? पंचायत के प्रत्यक्ष कार्य प्रक्रिया के क्यों अंदर है जिलाधिकारी? अब ये आप लोगों को देखना है कि पंचायत के प्रत्यक्ष कार्य प्रक्रिया के अंदर कैसे, पंचायत के प्रत्यक्ष कार्य प्रक्रिया के अंदर कैसे, तो इस चीज का अब आप लोगों को एक एक करके विश्लेषण करना है। इसका अब आप लोगों को विश्लेषण करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो पहले समझ लेना है, इसके बाद ही लिखना है, ठीक है ना? कैसे अंदर है इसको देखना होगा। ये सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं के कार्य संचालन, पंचायती राज संस्थाओं का कार्य संचालन राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए अधिनियम के तहत किया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों का संचालन राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए अधिनियम के तहत किया जाता है। इस कारण पंचायतों से यह अपेक्षा की जाती है, पंचायतों से यह अपेक्षा की जाती है सरकार के द्वारा कि राज्य सरकार के यानी राज्य के द्वारा निर्मित कानून के तहत ही पंचायत अपने कार्यों का संचालन करे। यह अपेक्षा राज्य करता है पंचायतों से कि राज्य द्वारा निर्मित कानून के तहत ही आप अपने कार्यों का संचालन करें। लेकिन पंचायत राज्य द्वारा निर्मित कानून के तहत ही अपने कार्यों का संचालन कर रहा है कि नहीं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जिले में जिलाधिकारी है, जो डीएम जिले में राज्य सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है। वो ये देखता है कि पंचायतें राज्य द्वारा निर्मित कानून के तहत कार्य कर रही हैं कि नहीं। यदि कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि पंचायत राज्य द्वारा निर्मित कानून के तहत कार्य नहीं कर रही तो डीएम जिलाधिकारी राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है कि पंचायत राज्य द्वारा निर्मित कानून के तहत कार्य नहीं कर रही, तो इसी जिलाधिकारी के रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को बर्खास्त कर देता है, राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को भंग कर देता है। यही बात तो राज्यपाल भी करता है। राज्यपाल देखता है कि राज्य सरकार संघ के आदेशानुसार कार्य कर रहा है कि नहीं। यदि कार्य कर रहा तो ठीक, यदि नहीं कार्य कर रहा, राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, इसलिए राज्य में 356 को लागू कर दिया जाए। इसका मतलब जिस प्रकार से राज्यपाल संघ की ओर से देखता है राज्य में, इसी प्रकार डीएम भी राज्य सरकार की ओर से देखता है स्थानीय प्रशासन।
डीएम स्थानीय प्रशासन को देखता है राज्य सरकार की ओर से, और राज्यपाल राज्य सरकार को देखता है संघ सरकार की ओर से। इसका जो भूमिका संघ और राज्य के बीच राज्यपाल की है, वही भूमिका राज्य और स्थानीय प्रशासन के बीच डीएम की है। इसका मतलब है कि डीएम जिले में राज्य सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है। डीएम जिले में राज्य सरकार का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता है। तो डीएम की भूमिका जिले में वैसी ही है जैसा कि संघ और राज्य के बीच राज्यपाल की, वैसी भूमिका राज्य और स्थानीय प्रशासन के बीच डीएम की है। ये आप लोगों को ध्यान देना है। इसीलिए मैंने उस दिन बोला था, एक मैं टॉपिक लेके आ रहा हूं, संघ राज्य स्थानीय संबंध। संघ राज्य स्थानीय संबंध लेकर के आ रहा हूं। एक टॉपिक यूट्यूब में चलेगा, संघ राज्य स्थानीय संबंध। ठीक है ना। दूसरी बात, आप लोग सभी लोग जानते हैं, स्थानीय प्रशासन के विकास के लिए, स्थानीय प्रशासन के विकास के लिए पहला पॉइंट था। दूसरा, स्थानीय प्रशासन के विकास के लिए राज्य सरकारों के द्वारा अनुदान दिया जाता है। स्थानीय प्रशासन यानी पंचायत और नगरीय निकायों के विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा इनको अनुदान दिया जाता है। तो जो राज्य ने पंचायतों को अनुदान दिया, उस अनुदान का समुचित उपयोग किया जा रहा है कि नहीं, इस बात को सुनिश्चित करने का अधिकार जिले में जिलाधिकारी को दिया गया। इसको दिया गया जिलाधिकारी को। तो पंचायतों को जो राज्य के द्वारा अनुदान मिलता है, उस अनुदान का समुचित उपयोग किया जा रहा है कि नहीं, पंचायतों के द्वारा, इस बात को सुनिश्चित करने का अधिकार जिले में जिलाधिकारी को ही दिया गया। कि जिलाधिकारी ही देखता है पैसे का यूज हो रहा है कि मिसयूज हो रहा है, पैसे का गलत तरीके से प्रयोग तो नहीं हो रहा है। इस बात को सुनिश्चित करने का अधिकार भी जिलाधिकारी को दिया गया। तीसरी बात, पंचायतों का स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है पंचायत का, लेकिन क्या बिना कानून एवं व्यवस्था के सुचारू संचालन के पंचायतों का स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सकता है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कानून एवं व्यवस्था का होना आवश्यक है। कानून एवं व्यवस्था का होना आवश्यक है। तो बिना लैंड ऑर्डर के, बिना कानून एवं व्यवस्था के, बिना शांतिपूर्ण माहौल के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की कल्पना करना तो ठीक नहीं है। और कानून एवं व्यवस्था एक राजसूची का विषय है। काम करने का अधिकार राज्य सरकार को, राज्य सरकार का रिप्रेजेंटेटिव जिले में डीएम है। और भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 भी कहता है, कानून एवं व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए अंतिम उत्तरदायी जिलाधिकारी होगा। इसलिए जिलाधिकारी की भूमिका पंचायती राज के संदर्भ में आज भी दिखाई देती है कि पंचायतों का चुनाव कराना है, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कानून एवं व्यवस्था का होना आवश्यक है। और कानून व्यवस्था के लिए अंतिम उत्तरदायी कौन है? जिलाधिकारी। इसलिए जिलाधिकारी की भूमिका को आज भी देखी जा सकती है। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट पॉइंट अगर आप लोग समझे तो पंचायती राज संस्था, पंचायती राज संस्था एक राजसूची का विषय है। तो पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले किसी भी विषय में, पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले किसी भी विषय में सहयोग की आवश्यकता है, वह जिलाधिकारी के माध्यम से ही प्राप्त होगा। क्योंकि राज्य सूची के विषय पर जिलाधिकारी की भूमिका कोऑर्डिनेशन की है। इसका मतलब बिना जिलाधिकारी के माध्यम, बिना जिलाधिकारी के सहयोग के पंचायत राज सूची के विषय पर सहयोग प्राप्त नहीं कर सकते। तो जिले में राज्य सरकार का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? जिलाधिकारी। इसलिए जिलाधिकारी के माध्यम से ही पंचायतों को राज्य सूची के विषय पर सहयोग मिलता है।
किसी भी मुद्दे पर सहयोग चाहिए, वो सहयोग जिलाधिकारी के माध्यम से ही मिलेगा। इसलिए पंचायतों में जिलाधिकारी की भूमिका दिखाई दी। दूसरी बात, आप लोग देखोगे जिला परिषद का सचिव होता है, जिला परिषद के अध्यक्ष के सचिव के रूप में राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी काम करता है। तो राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी जिला परिषद के अध्यक्ष सचिव के रूप में काम कर रहा होगा अगर टीचर्स का अधिकारी, तो उसका इमीडिएट सुपीरियर तो जिलाधिकारी ही। इसका मतलब है कि ना सही डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से देखा जाए तो पंचायतों पर जिलाधिकारी का नियंत्रण तो आज भी दिखाई दे रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से जिलाधिकारी का नियंत्रण आज भी है उस पर। इसलिए हम लोग कहते हैं कि 73वां संविधान संशोधन में जिलाधिकारी को पंचायत के प्रत्यक्ष कार्य प्रक्रिया से बाहर तो रखा गया, लेकिन प्रत्यक्ष कार्य प्रक्रिया से बाहर होने के बावजूद भी वह आज भी अंदर ही है। उसके पीछे कारण, ये सारे कारण बताए, क्योंकि कल भी पंचायत राज सूची का विषय था, आज भी है, और राज सूची के विषय पर काम करने का अधिकार कल भी राज्य को था, आज भी राज्य सरकार को है। राज्य सरकार का रिप्रेजेंटेटिव जिले में जिलाधिकारी है, कल भी था, आज भी था। कैसे उसको बाहर कर सकते हैं? इसका मतलब बाहर हो करके भी अंदर है, बाहर हो करके भी जिलाधिकारी पंचायत के अंदर है। इसका मतलब है कि जिलाधिकारी की भूमिका स्थानीय प्रशासन एवं राज्य सरकार, या जिलाधिकारी की भूमिका राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन के बीच वैसी ही है जैसा कि संघ एवं राज्य के बीच राज्यपाल। तो राज्यपाल राज्य में संघ सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है, तो जिलाधिकारी भी जिले में राज्य सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है। इस बात की पुष्टि होती है। इसका मतलब कि डीएम की भूमिका वही है राज्य और स्थानीय प्रशासन में जो भूमिका संघ और राज्य के बीच राज्यपाल की। इसका मतलब जिलाधिकारी जिले में राज्य सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, इस रूप में आप लोगों को इसका अध्ययन करना है। कुछ बातें ठीक समझ में आ गई? जल्दी बोलो, कुछ बातें समझ में आई कि नहीं? बातें समझ में आ गई ठीक ठाक? नीतीश समझ में आ रहा है? सोनी, विकास, मनोज, सभी लोग समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको इस रूप में आप लोगों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी ने इसको इस रूप में सेकंड फेज का पंचायत यूपीएससी का हेडिंग, यूपीएससी ने जो प्रश्न पूछा वो सेकंड फेज का पंचायत पूछा है। सेकंड फेज का पंचायत, जब भी सेकंड फेज का पंचायत आएगा तो आप लोगों को इन्हीं बातों को लिखना है। इसका आज से सिद्ध हो गया, इस अध्ययन के बाद ये सिद्ध कर दिया गया है कि डीएम जिले में रिप्रेजेंटेटिव है राज्य सरकार का, जिस प्रकार राज्य में संघ सरकार का रिप्रेजेंटेटिव राज्यपाल है। यानी संघ और राज्य के बीच जो भूमिका राज्यपाल की है वही भूमिका राज्य और स्थानीय प्रशासन के बीच जिलाधिकारी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत रुचिकर टॉपिक है। ठीक है ना? तो ये आज इस टॉपिक खत्म हो गया है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम जो वहां पढ़ाए अभी नहीं पढ़ा, आप लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं, एक बड़ा डिबेट वाला मुद्दा है कि क्या स्थानीय संस्थाओं का चुनाव पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर किया जाए। एक तो ये डिबेट का विषय है, तो अगला टॉपिक पहले इसी पर हम लोग करेंगे। फिर दूसरी बात, दूसरा जो मुद्दा होगा कि क्या स्थानीय संस्थाओं की ऑडिट करने का अधिकार सीएजी को दिया जाए। स्थानीय संस्थाओं की ऑडिट करने का अधिकार क्या सीएजी को दिया जाए। एक तो ये डिबेट का विषय है। दूसरी बात,
कुछ लोग कहते हैं भाई द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली होना चाहिए, तो कुछ लोगों का अपना तर्क है कि 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली होना चाहिए। बलवंत राय मेहता कमेटी ने सिफारिश किया कि भाई त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली ठीक है, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को जब लागू किया गया तो उसकी समीक्षा करने के लिए अशोक मेहता समिति गठित हुई। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के गठन की सिफारिश किया। संविधान के 73वां में दोनों का मेंशन है कि पंचायत के 3 ही स्तर होंगे, लेकिन जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख तक या उससे कम होगी वहां मध्य स्तरीय पंचायत के 2 स्तर होगा। इसका मतलब है कि त्रिस्तरीय बनाम द्विस्तरीय विवाद का विषय बन गया, डिबेट का विषय बन गया। 3 स्तरीय होना चाहिए कि 2 स्तरीय होना चाहिए, ये आपके लिए डिबेट का विषय बन गया। यूपीएससी प्रश्न बना सकता है। इसलिए ऐसे डिबेट वाले मुद्दों को लेकर के हम लोग कल फिर शुरू करेंगे, ठीक है ना। ऐसे मुद्दों को लेकर फिर क्लास शुरू होगी, ठीक है। तो हम लोग कल मिलते हैं डिबेट वाले मुद्दों को लेकर के। द्विस्तरीय बनाम त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पंचायत नगरीय निकायों को ऑडिट करने का अधिकार सीएजी को दिया जाए? क्या पंचायत नगरीय निकायों का चुनाव पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर किया जाए? ये कुछ ऐसे डिबेट का विषय है जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। इसलिए ऐसे मुद्दों को अब मैं कल से उठा रहा हूं। कल से यही मुद्दे आपको पहले आए, फिर 73वां 74वां संविधान संशोधन की समीक्षा करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन पहले ये डिबेट वाले विषय को हम लोग पहले फोकस करें, ठीक है। चलो फिर कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।